नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में अभी पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है। और ये भूचाल उस दिन से आया जिस दिन जैसे ही तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए, उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। तुरंत उसके बाद विपक्ष के नेता सुशील मोदी भी पहुंचे और उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। पुरानी बातें भी फिर सामने आ गई, जैसे दल को मर्ज करने की बात, या फिर भाजपा में नीतीश कुमार के चले जाने की बात, कई जगह से पलटू चाचा के पलट जाने की बात, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन तह के भीतर क्या है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो समझ रहे हैं, इसी पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर, अभी जो परिदृश्य है बिहार में, इसमें आप क्या देख रहे हैं? बिहार में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया है और बिहार में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा हटाओ यानी मोदी हटाओ अभियान के अभी अगुवा बने हुए हैं और उन्होंने यह जो मुहिम चलाई है और उसकी प्रथम बैठक बिहार की राजधानी पटना में की, जो काफ़ी सफल समझा गया और उस पर तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। तो नीतीश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक में एक हलचल पैदा कर दी है और उन्होंने अपना कद बढ़ाया है। पहले यह समझा जाता था, विपक्ष के द्वारा यह कहा जाता था कि जो राजनीतिक एकजुटता की बात हो रही है भाजपा को हटाने के लिए, वह सफल नहीं होगा, उसमें फलाने नेता नहीं आएंगे। लेकिन सभी मुख्य विपक्षी दल के लोग इस सभा में उपस्थित हुए। इसमें पवार साहब भी आए, स्टालिन भी आए और ये दिल्ली के राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल भी साहब भी आए। तो यह बात गंभीर हुई और इसके बाद में, इस मीटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद में एक नया वातावरण शुरू हुआ। तो विपक्ष के यानी कि भाजपा एनडीए के लोगों ने कहा कि इस मीटिंग से कुछ नहीं होगा, इससे विपक्ष कभी एक हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका नाम भी लोगों ने मन ही मन रख लिया था। बिहार में प्रथम बैठक ममता बनर्जी के कहने पर हुआ था। यह प्रस्ताव उन्हीं का था जब कलकत्ता में मुख्यमंत्री जी मिले थे और ममता जी इसमें शरीक भी हुई अपने भतीजे के साथ। तो विपक्ष यह कहने लगा कि यह सभी वंशवादी राजनेतागण इस मुहिम में एक जगह जमा हुए हैं, सबके अपने बेटे भतीजे हैं और ये सब कोई जमा होकर के एक जनतांत्रिक प्रणाली से चुने हुई सरकार के खिलाफ में एक आंदोलन चला रहा है। तो यही एक दूसरे पर आक्षेप चलना शुरू हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में इसका कुछ अलग से रिएक्शंस भी आने शुरू हुए। यह ज़्यादा बातें चर्चा में तब आई जब नीतीश कुमार जी अचानक एक दिन बिहार के राज्यपाल महोदय से मिलने चले गए और संजोग यह था कि उनके जाने के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी भी तकरीबन उसी समय राज्यपाल से मिलने गए और दोनों बड़े नेताओं की बात राज्यपाल महोदय से हुई और दोनों ने निकल करके प्रेस को यही बताया कि एक औपचारिक बात थी, इसमें कोई खास बात नहीं थी, औपचारिक मुलाकात थी। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि ये श्री राजेंद्र हॉल का जो रिनोवेशन हो रहा था, तो हम यूँ ही देखने चले आए थे। तो कुछ बातें हुई, उसके निर्माण कार्य को देखने आए। निर्माण इसी पर न सर बात उठ रही है कि वो निर्माण कार्य उस भवन का था या कि भीतर राजनीतिक रूप से कोई निर्माण हो रहा है। हाँ, इसी बीच एक समाचार भी चलने लगा कि राज्यपाल महोदय के साथ नीतीश कुमार जी दिल्ली भी यात्रा किए थे। पता नहीं यह बात कितना सच है। तो
अब इसमें जो है सो अब विभिन्न तरह के सोच, र्यूमर्स, समाचार ये सब चलने लगे और आम लोगों में चर्चा का यह विषय बना कि अचानक नीतीश जी का मिलना फिर से राजनीतिक उथल पुथल की संभावना व्यक्त कर रही है। लोग यह कहने लगे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी फिर से भाजपा में वापस हो जाएं। कुछ राष्ट्रीय गठबंधन के कुछ नेतागण जैसे शिवानंद तिवारी जी और अन्य लोग भी इस बात पर अपनी राय जाहिर की कि नीतीश कुमार जी इस स्थिति में जबकि मुहिम का शुरुआत उन्होंने कर दिया है तो फिर किस बात के लिए वो भाजपा में जाएंगे और उन्हें जाने से फ़ायदा क्या होगा। तो यह बातें बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर भी होने लगी थी। सुशील मोदी ने इस पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया आगे बढ़ करके कि राजनीतिक गतिविधियां क्या हो रही हैं। लेकिन इधर से जो राष्ट्रीय ये गठबंधन है इसके खिलाफ जो नेता लोग हैं वो तरह तरह की बातों को करने लगे। क्या मांझी जी ने कहा कि पलट सकते हैं? हाँ, मांझी जी ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अठावले ने कहा कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, पलट सकते हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसी मैंने अपनी राय जाहिर की कि फिर से नीतीश कुमार जी उधर चले जाएंगे। लेकिन जो समझदारी है राजनीतिक कि नीतीश कुमार जी किस कारण से फिर भाजपा में चले जाएंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा जा करके। राजनेतागण जब भी कोई ऐसा बदलाव करते हैं तो वो अपने लाभ को देख करके बदलाव करते हैं, हानि के लिए नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के भाजपा में जाने का कोई ठोस कारण और लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच में कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई कि हेल्थ मिनिस्टर लालू प्रसाद जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ट्रांसफ़र किया शाम को, और सुबह में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने उस सभी ट्रांसफ़र को रोक दिया, स्टे कर दिया। इससे बात कानाफूसी बहुत बढ़ी कि क्या इन दोनों में अनुबंध तो शुरू नहीं हो गया है। इसके बाद तेजस्वी जी विदेश चले गए और विदेश जाने के बाद में मुख्यमंत्री जी राजभवन गए थे। तो हुआ कि इन लोगों का अनुबंध ज़्यादा बढ़ गया है या लालू जी के ज़्यादा सक्रियता के कारण नीतीश कुमार जी ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि लालू जी ने इसी बीच एक बयान जारी किया कि हम भी बेंगलोर के मीटिंग में मैं खुद पार्टिसिपेट। सर, यहाँ एक और बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वहाँ पे जाएंगे तो इनको संयोजक बना देंगे। इसके पीछे भी कुछ होगा। तो यह बात जब सामने आई तो लोगों का कहना यह शुरू हो गया कि इस 14 के पहले ही मुख्यमंत्री का कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप देना होगा या आरएसएस ये आरजेडी के तरफ में से प्रेशर हो रहा है। मैंने 24 के चुनाव के पहले, 24 के चुनाव के नहीं, 14 जुलाई के, अच्छा 14 जुलाई के मीटिंग के पहले ये मुख्यमंत्री का पद इनको सौंप देना होगा, तभी न जा करके उधर वो संयोजक बनाए जाएंगे। लालू जी ने ऐसा कहा है। तो लालू जी तो राजनीति के बहुत धूर्त खिलाड़ी हैं, चाणक्य हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और इस चिंता के बाद उनकी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वह ज़्यादा शक संदेह को पैदा करती ही जा रही हैं, एक के बाद एक। तब उन्होंने अपने सभी चाय पे बुलाने वाली बात, हाँ, तो ये अपने विधायकों को एक एक करके 1 to 1 ये बात करने लगे। उसके बाद सांसदों को बुला करके बात करने लगे। तो यह हवा उड़ी कि यह लगता है कि ये अपने राय ले रहे हैं। काहे कि जब जब यह बुला करके लोगों से राय लेते हैं या अपनी मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा कोई राजनीतिक उथल पुथल होता है, उलट पुलट हो जाता है। तो यह संदेह फिर इसको ऐड होने लगा और लोग बिहार के चिंतित होने लगे। तो पार्टी के मर्ज होने की चर्चा भी इसको लेकर शुरू हो गई। तो कुछ भाजपा के लोग, भाजपा के जो एलीज हैं वो लोग यह कहने लगे कि साहब ये पार्टी मर्जर होने जा रहा है और इससे जो रिजेंटमेंट इनके पार्टी के भीतर बढ़ गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी या चिराग पासवान और भी लोग, मांझी जी, इन लोगों की राय यह आने लगी अखबार में कि साहब जेडीयू में तो वही लोग हैं जो आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं, लालू जी को पसंद नहीं करते हैं, लालू जी के परिवार को पसंद नहीं करते हैं, तो वही लोग जेडीयू में हैं। और अगर उन्हीं के नेतृत्व में इनको जाना पड़ा तो ये राजनीति कैसे करेंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि हम पार्टी छोड़ दें। यहाँ तक बात आई अखबारों में कि जेडीयू के लोग अपना नेता नया चुनने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जब इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो 1 to 1 मिला करके पूछने लगे कि आपको क्या परेशानी है। ये लोग जो
नीतीश कुमार जी से अपनी बात करके जब बाहर लौटते थे तो कुछ पत्रकारों से बातचीत करने में उन लोगों ने जो कुछ कहा संक्षेपण में कि सिर्फ पूछ रहे हैं कि हाँ आपको क्या कंस्टिट्यूंसी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, और अंत में कि 24 के चुनाव में जो है सो एकजुट होकर के भाजपा को हरा देना है। तो यही बातें हुई हैं, इससे ज़्यादा बातें आ नहीं रही हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं। इसी बीच में महाराष्ट्र में इतना बड़ा उलट पुलट हो गया और पार्टी टूट गई शरद पवार की। शरद पवार हिंदुस्तान के अभी राजनीति में सबसे बड़े ऊंचे राजनीतिज्ञ हैं और उनके समकक्ष अभी कोई नहीं है, और उनकी पार्टी टूट गई घर से ही। तो शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार जी, उनका कहना यह है कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस की खिलाफत करने के लिए ही पैदा हुई थी, तो फिर हम जा कर के उससे कैसे चुनाव। सर एक नई बात यह है कि जो जुलाई में 13-14 को जुलाई को बेंगलुरु में होने वाला था विपक्षी दलों की बैठक, उसके विषय उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। हाँ, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बेंगलोर मीटिंग के बारे में सबसे बड़ी बात यह हुई कि नीतीश कुमार ने पटना में जो बैठक हुई थी इसका डेट निर्धारित नीतीश कुमार ने किया था 12 जुलाई को। 12 जुलाई को नहीं, पटना में जो बैठक हुई थी 23 को, और उसमें यह निर्णय, यह बात जो प्रपोजल आया था मीटिंग में वो राहुल गांधी के द्वारा आया था कि अगली बैठक शिमला में की जाए और डेट 12 चाहे 14 रखे। तो यही बात आई सामने। लेकिन एकाएक शरद पवार जी ने एक बयान जारी करके बताया 10 या 9 तारीख को कि यह बैठक जो है सो जो शिमला में होने वाली थी, यह बैठक अब 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगा। तो इससे भी कुछ मरमरिंग हुआ कि ये आखिर पवार साहब इस डेट का अनाउंसमेंट उन्होंने क्यों किया। अगर ये उचित ढंग से करना था तो यह नीतीश कुमार को करना चाहिए था। तो पता चला कि भीतर ही भीतर पवार साहब इस गिरोह का, जो इन लोगों का जो एक एंटी भाजपा जो कैंपेन चल रहा है, इसका कन्वेनर पवार बनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, और आधे से ज़्यादा लोगों की राय थी कि पवार को कन्वेनर बनाया जाए। और पटना के मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने का प्रस्ताव भी आया था, तो उस प्रस्ताव पर बहस नहीं आगे बढ़ने दिया गया। हुआ कि अगले मीटिंग में उस पर विचार किया जाएगा। तो यह उधर में लटका हुआ था, तब तक पवार साहब उधर से आ गए और इसी बीच पवार साहब की पार्टी टूट गई और उनके साथ अब समझिए कि 44 में 8-9 आदमी ही बचे हुए हैं, सब अजीत पवार के साथ चले गए। तो इससे स्थिति जो है सो एकाएक हलचल इतनी ज़ोर से मचा है कि जो 14 तारीख को बेंगलोर में जो बैठक होने वाली थी उसको स्थगित कर देना पड़ा। केसी त्यागी ने बयान जारी करके बताया जेडीयू, हालांकि बहाना कुछ दूसरा बताया गया। हाँ, बहाना बताया जा रहा है कि सदन की बैठक शुरू हो रही है, उधर पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो रही है, इसलिए इस डेट को बढ़ा करके ले जाया जाए, तब अगस्त के पार जाएगा और उधर मतलब अगस्त तक बने रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, पत्रकार हैं, इन लोगों का सोचना यह है कि महाराष्ट्र का असर बिहार पर पड़ना है। लोग तो यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो टूट हुई है वो अनैतिक नहीं है, ये टूट होना स्वाभाविक है। और इंस्टांस भी बताए जा रहे हैं कि लालू यादव ने, ऐसा कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान का जिसको नहीं तोड़ा हो और उनके तोड़ करके अपने में मिला लिया हो। नीतीश कुमार भी 15 साल में कोई पार्टी नहीं छोड़े हैं जो अपने पार्टी में नहीं मिला है, यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष को मिला लिए हैं। ये क्या कहते हैं, बसपा को मिलाए थे तोड़ करके। लालू यादव ने तो भाजपा को तोड़ करके मिला लिया था। नामधारी सिंह जिस समय थे उस समय 13 आदमी जो भाजपा के थे उनको तोड़ के मिला लिया था। तो यह तोड़ और जोड़ जो है इसको ये लोग अनैतिक नहीं मान रहे हैं। यह जो है कह रहे हैं कि यह राजनीति है, राजनीति में सब कुछ सही है। तो पवार का भी टूटना और बिहार में पार्टी का भी टूटना, और इस पार्टी में सबसे ज़्यादा टूट के कगार पर कांग्रेस है। अच्छा सर, एक प्रश्न होता है, अब जैसे नीतीश कुमार पर राजकमल प्रकाशन ने एक पुस्तक लिखी है, प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन आज लालू जी करने जा रहे हैं। आज ही वो सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में आज करेंगे लालू जी। एक जगह उनके
पुस्तक का लोकार्पण करते हैं, एक जगह उनको बनाना चाहते हैं विपक्षी दलों की जो एकता की बात चल रही है उसमें संयोजक, इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है? देखिए, जो जानकार हैं वो यह बात जानते हैं कि लालू यादव का लक्ष्य एक है और वह लक्ष्य है बिहार। बिहार में अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसके बाद इसका कन्वेनर कौन हो और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो, उससे लालू यादव के राजनीति को कुछ लेना देना नहीं है। तो जो लोग लालू को जानते हैं, लालू अपना लक्ष्य बना करके काम करते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो लालू यादव का लक्ष्य है ये किसी तरह इनको जो है सो सपना दिखा करके और इनको कन्वेनर का सपना दिखा करके कन्वेनर बना करके इनको बाहर भेजा जाए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। यह बिल्कुल सच है और इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब नीतीश कुमार अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लालू जी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसी डोल ड्रम में फंसा हुआ है अभी बिहार का पूरा। बिहार की सरकार के अधिकारीगण, बिहार सरकार ये आधे आधे में बढ़ चुकी है। आधे सर हमको तो लगता है पत्रकार भी आधे आधे में बढ़ चुके हैं। पत्रकार भी आधे आधे बटे हुए हैं, उनके पत्रकार अलग हैं, इनके पत्रकार अलग हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बातें जो आरजेडी की आती है वो खास पत्रकारों के ग्रुप से आता है और इनका जो भाजपा का जाता है वो भी कुछ खास पत्रकारों के माध्यम से जाता है, एजेंसी के माध्यम से जाता है। तो ये लोग बिहार को बांट लिए हुए हैं। अब बिहार का प्रशासन अब पंगु हो गया है। यहाँ पर अधिकारीगण बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं और भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे हैं, जिसमें जनता पिस रही है। और जनता अलग है, ये लोग अलग हैं, इनका राजनीति अलग है, जनता की राजनीति अलग है। इनके एक जगह जमा हो जाने से वोट यहाँ कोई जमा नहीं हो रहा है। जनता वोटर जहाँ जाना चाहेगी वहाँ जाएगी। ये लोग अपने में बंटवारा कर रहे हैं। बिहार की स्थिति पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट अगर होते हैं तो ठीक है, हम लोग की शुभकामना है वो उसमें सफल हों। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बिना कुछ किए हुए बिहार की स्थिति ये जा कर के लालू जी राज्य में अंतिम समय में जैसा था वैसे जगह पर पहुंच जाएगी। यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। पद मिले न मिले लेकिन बिहार खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में सभी अपने अपने गोटी खेल रहे हैं और उसी में ये बदहाली की स्थिति बनी हुई है। जो भाजपा के विपक्ष में एक एकता की बात हो रही थी उसमें भी दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैसे में आगे क्या होगा, लेकिन जो भीतर की बात है उसको बड़े संजीदगी से बताया पांडे साहब ने। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो विश्लेषण या वीडियो बनावें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।